110 दिनों तक चले तनाव, सैन्य हमलों, आर्थिक दबाव और वैश्विक चिंता के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ जब चर्चा साझेदारों की होगी, बातचीत के दौरान उन लोगों की होगी कि वार्ता ने कैसे ये रूप अख्तियार किया, तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने वर्चुअल माध्यम से समझौते को अंतिम रूप दिया। ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता में से एक बता रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के रणनीतिक जानकार के बीच एक अलग सी बहस की शुरुआत हो चुकी है। क्या वास्तव में इस समझौते का सबसे बड़ा विजेता अमेरिका है या फिर ईरान? कागजों पर देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों देशों ने कुछ पाया और कुछ छोड़ा है, लेकिन समझौते की शर्तों और उससे मिलने वाले वास्तविक लाभों का विश्लेषण अगर किया जाएगा तो तस्वीर कहीं अधिक जटिल नजर आती है। अमेरिका को इससे क्या मिला, पहले वो जान लीजिए। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जा रही है कि फिलहाल युद्ध रुक गया है। पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया की निगाहें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर जाकर टिकी हुई थी। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार गुजरता है। ईरान ने इससे समझौते के तहत इस जलमार्ग को खुला रखने और जहाजों की आवाजाही में बाधा न डालने का भरोसा दिया। इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तेल की कीमतों में अचानक से उछाल आने की आशंका कम हो गई है और ऊर्जा बाजारों को राहत मिली है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने की शर्त को स्वीकार कर लिया। हालांकि परमाणु कार्यक्रम का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इस पर अब भी सहमति होनी बाकी है। अगले 60 दिनों तक दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चलता रहेगा और उसी दौरान अस्थायी समझौते का खाका तैयार करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को परफॉर्मेंस बेस्ड डील बताया। उन्होंने कहा कि यदि ईरान अपने वादे से पीछे हटता है तो अमेरिका किसी भी समय दी गई रियायतों को वापस ले सकता है। ट्रंप प्रशासन का दावा ये भी कि समझौते में अमेरिका की ओर से ईरान को कोई प्रत्यक्ष नकद सहायता नहीं दी जाएगी, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। विशेषज्ञों के माने तो समझौते का सबसे बड़ा लाभ ईरान को मिला। वजह ये कि अमेरिका को जहां मुख्य रूप से भविष्य के आश्वासन मिले हैं, वहीं ईरान को तत्काल आर्थिक राहत मिलने लगी है। समझौते के लागू होते ही ईरान के तेल निर्यात पर लगी कई बाधाएं कम होने लगीं। तेल और ईंधन की बिक्री के रास्ते खुल गए। इसके साथ ही बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कई प्रतिबंधों में ढील मिलने की संभावना बढ़ गई। वर्षों से प्रतिबंधों के कारण आर्थिक संकट झेल रहा ईरान अब वैश्विक ऊर्जा बाजार में दोबारा से मजबूत वापसी कर सकता है। विश्लेषकों के अनुसार यदि ईरान युद्ध से पहले वाले स्तर पर तेल निर्यात शुरू कर देता है तो उसकी वार्षिक आय $60 अरब से अधिक हो सकती है। शुरुआती 2 महीनों में ही करीब $8 अरब की अतिरिक्त कमाई का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तेल का खजाना पहले से तैयार है। ईरान के पास अगर देखें तो पहले से उसने 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल स्टोरेज में मौजूद रखा है और इसमें लगभग 60 मिलियन बैरल विदेशों में संग्रहित है। प्रतिबंधों में राहत मिलते ही ये तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार दिए जा सकते हैं और इसका अर्थ ये है कि ईरान को नई उत्पादन क्षमता विकसित करने का इंतजार तो कम से कम नहीं करना पड़ेगा। वो तुरंत वैश्विक बाजार में सप्लाई को बढ़ाकर बड़ी कमाई शुरू कर सकता है। $100 अरब की संपत्तियों तक पहुंच का रास्ता आसान नजर आता है। आने वाले अगर 60 दिनों में स्थायी समझौते हो गए तो ईरान के लिए एक और बड़ा दरवाजा भी खुल सकता है। विभिन्न देशों में प्रतिबंधों की वजह से फंसी लगभग $100 अरब की ईरानी संपत्तियों तक पहुंच उसकी संभव हो सकती है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स में शुरुआती चरण में लगभग $12 अरब जारी होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इतना ही नहीं, युद्ध से प्रभावित ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब के संभावित फंड की भी चर्चा सामने आ रही है। यदि ऐसा हुआ तो ये ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक राहत साबित हो सकती है। अमेरिका का मूल उद्देश्य क्या पूरा हुआ, तब ये सवाल उठता है। यहीं पर समझौते को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। युद्ध शुरू होने के दौरान अमेरिकी प्रशासन और उनके समर्थक बार बार ये कहते रहे कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से समाप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है।
लेकिन वर्तमान समझौते में न तो ईरानी सेंट्रीफ्यूज नष्ट करने की शर्त शामिल है और न ही उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को तत्काल खत्म करने का फैसला ही किया गया है। सबसे कठिन और विवादित मुद्दों को अलग 60 दिनों की वार्ता के लिए छोड़ दिया गया। यानी जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूरा संघर्ष शुरू हुआ वो अब भी पूरी तरह समाप्त ही नहीं हुआ है। ट्रंप की भाषा और अंतिम समझौते में अंतर भी दिखता है। युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर चुके थे। कुछ अमेरिकी नेताओं ने ईरानी शासन परिवर्तन तक की बात कह दी, लेकिन अंतिम समझौते में न तो आत्मसमर्पण की कोई शर्त है, न शासन परिवर्तन का कोई उल्लेख और न ही परमाणु ढांचे को तत्काल खत्म करने का निर्देश ही। आलोचकों का ये कहना है कि अमेरिका अपने शुरुआती कठोर रुख से पीछे हट गया है। उनके अनुसार जिस उद्देश्य को हासिल करने के लिए युद्ध शुरू हुआ उसी उद्देश्य को बाद में बातचीत के जरिए टाल दिया गया। तब भी सवाल ये कि क्या तेल संकट ने अमेरिका को समझौते के लिए मजबूर कर दिया? कई रणनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का मुद्दा इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान लगातार संकेत देता रहा कि यदि संघर्ष बढ़ा तो ये समुद्री मार्ग प्रभावित हो सकता है। ऐसा होने पर वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होती और पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता था। तेल की कीमतों में भारी उछाल से अमेरिका, यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकते थे। आलोचकों का दावा यह भी है कि इसी खतरे ने अमेरिका को सैन्य समाधान के बजाय राजनीतिक समझौते का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया। 110 दिन की लड़ाई के बाद बदला क्या फिर? यही वो सवाल है जो इस समझौते की असली सफलता या फिर विफलता को तय करेगा। 110 दिनों की लड़ाई, भारी सैन्य कार्रवाई और अरबों डॉलर के नुकसान के बावजूद ईरान की सरकार सत्ता में बनी हुई है। उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उसकी क्षेत्रीय राजनीतिक संरचना भी कायम है और अब प्रतिबंधों में संभावित ढील मिलने की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन मिलने की पूरी संभावना भी बनती नजर आती है। यानी युद्ध से पहले और युद्ध के बाद की तस्वीरों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। क्या अमेरिका ने अपना सबसे मजबूत हथियार कमजोर कर दिया? अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत आर्थिक प्रतिबंध मानी जा रही है। उन्हीं प्रतिबंधों के जरिए वर्षों तक ईरान पर उसने दबाव बनाया। लेकिन यदि वर्तमान समझौते के तहत प्रतिबंधों में लगातार ढील मिलती रही तो अमेरिका का ये दबाव वाला तंत्र कमजोर पड़ सकता है। इजराइल समर्थक समूहों और कई रिपब्लिकन नेताओं का तो तर्क है कि वॉशिंगटन ने अपनी सबसे प्रभावी हथियार समय से पहले ही इस्तेमाल कर लिए। यदि अगले 60 दिनों की बातचीत किसी ठोस परिणाम तक नहीं पहुंचती तो अमेरिका के पास दबाव बनाने के विकल्प पहले की तुलना में सीमित हो गए। तकनीकी रूप से देखें तो दोनों पक्ष इस समझौते को अपनी अपनी जीत बता सकते हैं। अमेरिका ये कह सकता है कि उसने युद्ध को रोका, तेल बाजार को स्थिर किया और ईरान को बातचीत के मेज पर लाकर रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को तत्काल आर्थिक राहत मिल गई, तेल निर्यात का अवसर मिला, वैश्विक बाजार में वापसी की संभावना बढ़ी, अरबों डॉलर की संपत्तियों तक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल होती हुई नजर आती है। यही कारण है कि कई रणनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक ये मान रहे हैं कि यदि केवल तत्काल लाभ और राजनीतिक परिणामों की बात की जाए तो इस समझौते का सबसे बड़ा लाभार्थी फिलहाल ईरान नजर आता है। हालांकि अंतिम फैसला अगले 60 दिनों की वार्ता और अस्थायी समझौते के परिणाम पर निर्भर होगा। यदि भविष्य की बातचीत में अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर पाता है तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन फिलहाल दुनिया भर में यही चर्चा है कि 110 दिनों के संघर्ष के बाद शांति समझौते की मेज से सबसे भारी झोली लेकर कौन उठा है। इसे लेकर आपकी समझ क्या कहती है, आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।